स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम यूग्लिनॉइड और अवपंख फफूंद यानी कि स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले प्रोटिस्ट्स में जो यूग्लिनॉइड्स हैं, ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं, लेकिन कुछ गीली मृदा और ब्रैकिश जल में भी पाए जाते हैं। जहां पर स्वच्छ जल और मैरीन वाटर मिक्स होते हैं, हम उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो यूग्लिनॉइड ऐसे जीव होते हैं जिनमें शैवाल अनुपस्थित होती है और जिनमें एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो प्रकाशग्राही होता है। इसके बाद इनमें एक रिजर्वियर यानी कि आशय प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं और जिनमें पोषण सामान्यतः मिक्सोट्रॉपिक होता है, यूग्लिनॉइड्स कहलाते हैं। इन यूग्लिनॉइड्स में जो पोषण होता है वो मिश्रित पोषी होता है, अर्थात ये सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनमें हरित लवक उपस्थित होता है। लेकिन जब ये प्रोलॉन्ग्ड डार्कनेस में रहते हैं, यानी कि जब अधिक समय तक ये अंधकार में रहते हैं, तो उस समय इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण अब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने लगते हैं, अर्थात ये मृतोजीवी की तरह अब काम करने लगते हैं और अब ये उन सड़े गले पदार्थों से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने लगते हैं, अर्थात अब ये मृतोजीवी हो जाते हैं, अवशोषणी पोषण प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस प्रकार का पोषण जो दोनों प्रकार का होता है उसे हम बोलते हैं मिश्रित पोषी। इनमें आगे की तरफ एक गुहा उपस्थित होती है, जो बॉडी होती है। इनकी बॉडी में आगे की तरफ एक गुहा उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं आशय, यानी कि रिजर्वियर। इस रिजर्वियर से दो फ्लैजिला निकलते हैं, एक फ्लैजिला छोटा होता है और एक फ्लैजिला बड़ा होता है। जो छोटा फ्लैजिला होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, क्रियात्मक नहीं होता है, क्रियात्मक होता है, जबकि जो बड़ा फ्लैजिला होता है वो क्रियात्मक होता है, अर्थात उसमें क्रिया करने की क्षमता होती है, वो फंक्शनल होता है और इसी कारण ये चलन प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है जो फंक्शनल होता है और फंक्शनल होने पर ये चलन करता है। इनमें एक अंग से पर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, यानी कि नेत्र बिंदु प्रेजेंट होता है जो प्रकाशग्राही होता है और इन्हें प्रकाश के बारे में सूचना देता है, प्रकाश से अवगत कराता है कि प्रकाश की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, किधर प्रकाश ज़्यादा है, किधर कम प्रकाश है, इसके बारे में इनको अवगत कराता है। इनमें एक संकुचनशील धानी यानी कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है और इस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से ये जल नियमन करते हैं। जल नियमन का मतलब सॉल्ट की मात्रा को नियंत्रित करते हुए शरीर में जल की मात्रा को जल की मात्रा का नियंत्रण जल नियमन कहलाता है। जो एक्स्ट्रा जल है वो संकुचनशील धानियों में आता रहता है और संकुचनशील धानी जो होती है उस एक्स्ट्रा जल को बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। इनमें एक सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है और साथ में इनमें हरित लवक भी उपस्थित होता है। जो इनका प्लांट जैसा लक्षण है, बाकी अधिकांश लक्षण इनमें जंतुओं जैसे होते हैं। तो इनमें हरित लवक होता है और इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, वो कैसा होता है? अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। अर्थात ये जीव हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं और इनमें जो भोजन बनता है उसमें से भोजन बनने के बाद जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो पैरामाइलम और फैट के रूप में स्टोर होता है, वसा और पैरामाइलम के रूप में होता है। पैरामाइलम एक स्टार्च जैसी स्ट्रक्चर है
जो स्टार्च के मॉडिफिकेशन से बनती है। और इनमें जो जनन है वो मुख्यतः लंबवत द्विविभाजन द्वारा होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है, इनकी जब बॉडी डिवाइड होगी तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होती है, और अगर वो बॉडी ऐसे डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली, इसको हम ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहते हैं। तो लेकिन इसमें कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत द्विविभाजन होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें कभी कभी सिस्ट का निर्माण भी होता है कि अपनी बॉडी के ऊपर एक लेयर्स का निर्माण कर लेना, एक या एक से अधिक लेयर्स का निर्माण कर लेना, इसे हम सिस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो लैंगिक जनन इनमें अभी तक देखा नहीं गया है। तो जुगलिनॉइड स्वच्छ जल में पाए जाने वाले या गीली मृदा में या ब्रैकिश जल में पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिनमें मिश्रित पोषण पाया जाता है, मिश्रित पोषी होते हैं। एक आई स्पॉट पाया जाता है, एक रिजर्वियर पाया जाता है, सलवाल एब्सेंट होती है, और इनमें से एक जो फ्लैजिला है वो क्रियात्मक होता है बड़ा वाला, और जो नॉन फंक्शनल होता है वो छोटा वाला होता है। अग्र सिरे पर नेत्र बिंदु प्रेजेंट होता है जो आई स्पॉट होता है, और वो आई स्पॉट प्रकाशग्राही होता है, प्रकाश के बारे में सूचना देता है। संकुचनशील धानी से ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जल नियमन करते हैं। हरित लवक उपस्थित होने का ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन पोषण जो होता है मिश्रित पोषी करते हैं। क्लोरोफिल ए बी और ज़ैंथोफिल पिगमेंट होते हैं। अगुणित केंद्रक पाया जाता है, इनमें संचित भोजन पैरामाइडम और फैट होता है। जनन मुख्यतः इनमें लंबवत द्विविभाजन होता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में सिस्ट निर्माण होता है। लैंगिक जनन अब तक इनमें देखा नहीं गया है। जुगलिना, पैरानीमा और डिस्टिग्मा, जुगलिनोमॉर्फा इनके एग्जाम्पल होते हैं। अब पंख फफूंद यानी कि स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पंख फफूंद यानी कि स्लाइम मोल्ड को स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी कायिक अवस्था में यानी कि वेजिटेटिव फेस में, इनके वेजिटेटिव फेस में एक चिपचिपा मांस बनाने की क्षमता होती है। अर्थात ये वेजिटेटिव फेस के दौरान, कायिक अवस्था के दौरान एक चिपचिपा मांस बनाते हैं, इसीलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ये उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट है, यानी कि इनमें अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, और ये अपघटन करता होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का, मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए उपभोक्ता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, और अब इनको प्रोटिस्टियन फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि अब ये प्रोटिस्टियन क्लास में है, लेकिन संरचना में ये फंजाई जैसे होते हैं। पहले इनको फंजाई में ही पढ़ा जाता था, अब इनको फॉल्स फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है तो सिंगल सेल प्रोटिस्टियन है, यानी कि एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम किस में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। लेकिन इसकी जो संरचनाएं हैं उसमें कई लक्षण फंजाई जैसे होते हैं, और ये जंतु और कवक दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। अब इधर हम जंतुओं के समान लक्षण पढ़ेंगे इसके पहले, और फिर कवक समान लक्षण पढ़ेंगे। अब जंतुओं के समान लक्षण क्या है कि इनकी चारों तरफ सलवाल नहीं होती है। सलवाल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहरी कवरिंग है, वो कोशिका कला होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में सबसे बाह्य जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट्स में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सलवाल होती है, क्योंकि वहां पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सलवाल यानी कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन एनिमल्स में सलवाल उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सलवाल होती है। लेकिन प्लांट्स में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सलवाल है, ना कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सलवाल होती है। तो पहला लक्षण जो जंतुओं के समान इसमें है वो है कोशिका। इनके अंदर सामान्यतः जो बॉडी होती है, सेल होती है, उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि उसके ऊपर सलवाल होती है। दूसरा, इनकी जो संरचना है वो अमीबा के समान होती है। अमीबा की
यानी कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी संरचना जंतुओं के समान होती है, ना कि प्लांट्स या फंजाई के समान होती है। उनमें सेल वॉल नहीं होती है, उनमें नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उनका भोजन बनाने की क्षमता उनमें नहीं होती है, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनमें भोजन जो होता है इंजेक्शन टाइप, इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो पहले इंजेक्शन होता है फिर डाइजेशन होता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल जैसे होते हैं, इसलिए इनको पहले एनिमल ग्रुप में यानी कि एनिमेलिया में रखते थे। तो इनकी संरचना अमीबा समान है, अर्थात जंतुओं जैसी संरचना है, प्लांट जैसी या फंजाई जैसी नहीं होती है। और कभी कभी इनमें पोषण जंतु सम होता है, अर्थात होलोजोइक होता है। जंतु सम का मतलब क्या होता है कि पहले इंजेक्शन, पहले अंदर लेना और उसके बाद फिर डाइजेशन करना। तो इन तीन लक्षणों के कारण इनमें जो लक्षण है वो जंतुओं जैसे हैं, क्या कि प्रत्येक सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल वॉल। इनकी संरचना अमीबा के जैसी होती है और कभी कभी पोषण जंतु सम होता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर इसमें ऐसे हैं जो कवकों यानी कि फंजाई जैसे भी होते हैं। जैसे इनमें जनन के समय सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, और सेल वॉल का जो निर्माण है, जो सेल वॉल कैरेक्टर है, तो सेल वॉल फंजाई का लक्षण है। सेल वॉल फंजाई में काइटिन की बनी सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कवक और जंतुओं के समान कर रहे हैं। तो इनमें जनन के समय सेल वॉल निर्माण होता है। नॉर्मल स्टेजेस में कायिक अवस्था में सेल वॉल अनुपस्थित होती है, लेकिन जब जनन होता है तब जनन के समय इनमें सेल वॉल का निर्माण होता है। तो ये लक्षण है कवक का। दूसरा, जनन के समय बीजाणुधानी का निर्माण। अब जो बीजाणुधानी बनती है, स्पोरेंजिया जो बनती है, स्पोर्स बनाने वाली संरचना को हम बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणु बनाने वाली संरचना को बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजाणु विशेष स्पेशल सेल्स होती हैं जो डायरेक्ट जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो इनमें जनन के समय बीजाणुधानी बन जाती है, जो फंजाई का लक्षण है। बेसिकली अलगी में भी पाई जाती है, लेकिन फंजाई से कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। और तीसरा, इनमें जो पोषण होता है अधिकांश है वो मृत जीवी या अवशोषणी होता है, अर्थात वो सड़े गले डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनमें जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकोष्ठीय स्लाइम मोल्ड यानी कि एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, और कोष्ठीय स्लाइम मोल्ड्स यानी कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। अब जो एकोष्ठीय यानी कि स्लाइम मोल्ड्स हैं, एकोष्ठीय स्लाइम मोल्ड्स यानी कि एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, इनमें शरीर जो उनकी बॉडी होती है वो भित्ति रहित बहुकेंद्रकीय जीवद्रव पिंड के रूप में पाई जाती है। अर्थात इनकी जो बॉडी होगी तो वो एक प्रोटोप्लाज्मिक मास होगा, जिसमें क्या होगा, सेल वॉल तो होगी नहीं। भित्ति रहित का मतलब क्या है, सेल वॉल नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुकेंद्रकीय संरचना यानी कि बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे। और ये कई केंद्रक एक साथ एक मास के रूप में रहते हैं, पिंड के रूप में रहते हैं, यानी कि मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक मास के रूप में रहते हैं, पिंड के रूप में रहते हैं। और ऐसी बॉडी जिसमें वॉल नहीं होती है, अर्थात सेल वॉल नहीं होती है, और सेल वॉल नहीं होने के बाद जो मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, अर्थात इनमें जो सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, अर्थात उनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में उपस्थित होते हैं, युग्म में उपस्थित होते हैं, न कि अकेले या सिंगल होते हैं। इनमें कभी कभी जंतुओं के समान घर्षण होता है। जब ये एक मास के रूप में रहते हैं तो ये मास के रूप में लीव्स पर या स्टेम पर या अन्य संरचनाओं पर आगे चलते रहते हैं, आगे को बढ़ते हैं। तो ये बढ़ते समय चीजों को अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं, और इंजेस्ट करके अब इसमें डाइजेशन होगा इसके अंदर, इसीलिए ये जंतुओं जैसा कभी कभी पोषण प्रदर्शित करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये फलनकाय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। ये लक्षण फंजाई का लक्षण होता है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है कि फंजाई जब हम पढ़ेंगे तो फंजाई में हम देखेंगे कि वहां पर
रिप्रोडक्शन करने वाली संरचनाएं, यानी कि जो स्पोर्स बन रहे हैं टाइप के, या कोई भी संरचना जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रही, जनन में भाग ले रही है, वो और उनसे संबंधित कुछ अन्य संरचनाएं मिलकर एक कवर्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उस कवर्ड स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी यानी कि फलनकाय बोलते हैं। तो फलनकाय में, इनमें फलनकाय का निर्माण होता है कब, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं और वो उसमें बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजिया और बीजाणु यानी कि स्पोर्स का निर्माण हो जाता है, और वो बीजाणुधानी और स्पोर्स जो होते हैं स्पोर्स के या बीजाणुओं के परिपक्व होने पर वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद वो जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल फाइसेरम, फुलगियो और स्टीमैनिटिस हैं। कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है कि कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनमें अनेक छोटी छोटी अमीबा समान सेल्स होती हैं जो एक पुंज के रूप में पाई जाती हैं, और ये सेल्स होती हैं ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं। ये सेल्स साथ साथ तो होती हैं लेकिन आपस में जुड़ी नहीं होती, एक मास के रूप में रहती हैं, और इनमें न्यूक्लियस स्लाइमी मास होता है जो इनको आपस में जोड़ कर रखता है। लेकिन इन स्लाइमी मास के साथ जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं है, अर्थात यहां पर प्रत्येक सेल अलग है, और वो होती कैसी है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड। या हम ये कह सकते हैं यहां पर अनेक अमीबा समान हैप्लॉइड सेल्स एक जो मास होता है यानी कि एक म्यूकुलेजिनस मास में व्यवस्थित रहती हैं, अरेंज रहती हैं, उनके साथ साथ रहती है। लेकिन यहां पर जो सेल्स साथ साथ व्यवस्थित है, ग्रुप बना रही हैं, पुंज बना रही हैं, लेकिन उस पुंज में जो सेल्स है सारी वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बस क्या है उनके साथ साथ प्रेजेंट है, कॉलोनी की तरह ग्रुप में प्रेजेंट है, और एगोनिक सेल्स होती हैं। इसके एग्जांपल डिक्टियो स्टीलियम है और प्रोटोस्टीलियम है। और ऐसा मास जो म्यूकुलेजिनस मास में होता है, सेल अलग अलग होती है, हम क्या बोलते हैं, आभासी प्लाज्मोडियम कहते हैं, यानी कि सूडियो प्लाज्मोडियम। तो जो शरीर जिसमें भित्ति रहित भूकेंद्र के जीव द्रव पिंड के रूप में या मास के रूप में होता है उसे तो हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। लेकिन जिसमें सेल्स पास पास होती है लेकिन वो जुड़ी भी नहीं होती, फ्यूज्ड नहीं होती है, आपस में म्यूकुलेजिनस मास में अटैच रहती है, एगुणित होती है, वो कहलाता है आभासी प्लाज्मोडियम, और ये कहलाता है सिंपल प्लाज्मोडियम। अब इसके अलावा इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल होता है। अब संचित भोजन ग्लाइकोजन और तेल जो होता है वो इनको फंजाई की तरफ इशारा करता है। फंजाई में भी जो बेसिकली रिजर्व फूड होता है, संचित भोजन होता है, वो ग्लाइकोजन और ऑयल ही होता है। इसके अलावा इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से जनन होता है। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनमें बीजाणु निर्माण होता है, यानी कि बीजाणुधानी बनती हैं, और बीजाणुधानियों के अंदर यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये बीजाणु जब परिपक्व हो जाते हैं तो इन बीजाणुधानियों से बाहर आ जाते हैं, और बीजाणुधानियों से बाहर आने के बाद अब ये जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव का निर्माण करते हैं। अब इनमें जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनमें जो अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, अब ये क्या है, अब जो अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये कैसे हैं, डिप्लॉयड होते हैं, जबकि कोशिकीय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। अब जो अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड होते हैं इनमें मेन बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है, यानी कि द्विगुणित है। अब इसका मतलब क्या हुआ, द्विगुणित से वापस द्विगुणित बॉडी बननी है। द्विगुणित से जब द्विगुणित बॉडी बनेगी तो इसके अंदर जो अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी जब द्विगुणित होगी तो इनमें जो लैंगिक जनन होगा उस समय युग्म की अधसूत्री विभाजन होगा, यानी कि यहां पर अब क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने पर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, अगुणित
युग्मक, और ये संलयन हो बनेगा और क्या बनेगा, युग्मनज, जो कैसा होगा, द्विगुणित, डिप्लॉयड। और तो एकोष्ठीय स्लाइम मोल्ड्स में जब द्विगुणित बॉडी होती है तो द्विगुणित बॉडी में जो लैंगिक जनन होगा उसमें जब मियोसिस होगी तो कब होगी, अर्धसूत्री विभाजन कब होगा, जब युग्मक बन रहे होंगे। इसलिए इनका जो जीवन चक्र होगा वो हैप्लॉइडिक टाइप का होगा और डिप्लॉइडिक टाइप का होगा। और जब यहाँ से स्ट्रक्चर्स की सहायता से या हमारा स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जो होता है जर्मिनेट हो गया बन जाएंगे, तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसी बनेगी तो ये क्या कराएगी, डिप्लॉइडिक टाइप लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। लेकिन जो कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स होते हैं तो कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी कैसी है, अगुणित होती है। तो अगुणित बॉडी में जहां होती है उसका जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है, हैप्लॉइडिक टाइप होती है। और हैप्लॉइडिक टाइप लाइफ साइकिल में क्या होगा कि जब मियोसिस होती है तो किसमें होती है, जाइगोट में होती है, युग्मनज में होती है। तो यहां पर वो क्या होगी, मियोसिस होगी और अगुणित संरचना मिलकर वापस अगुणित बॉडी बनाते हैं। तो जो अकोष्ठीय है, डिप्लॉइड होने के कारण इसमें डिप्लॉइडिक टाइप का लाइफ साइकिल होगा। और जिसमें डिप्लॉइडिक टाइप लाइफ साइकिल में जो मियोसिस होगी वो कहां होगी, युग्मकों के निर्माण के समय। जबकि कोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स में बॉडी अगुणित होने के कारण उसमें जो मियोसिस होगी वो कहां होगी, युग्मनज में होगी, अर्थात जाइगोट में होगी। और जाइगोट में बनते समय यहां पर अब मियोसिस होने से वापस हैप्लॉइड बॉडी बनेगी। और जो इस टाइप की लाइफ साइकिल होगी वो क्या होगा, हैप्लॉइडिक टाइप। इस टाइप की जो लाइफ साइकिल होगी वो क्या होगी, डिप्लॉइडिक टाइप। अब जो स्लाइम मोल्ड है वो उन्नत और विकसित टाइप के प्रोटिस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा डेवलप टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं। और ये दोनों जगतों यानी कि प्रोटिस्टा और कवकों की सीमा रेखा पर लक्षण प्रकट करते हैं। अर्थात इनके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रोटिस्ट जैसे होते हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो फंजाई जैसे होते हैं, कवकों जैसे होते हैं। अर्थात जब विकास हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, तो पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने यानी कि मोनेरा के मेंबर्स बने। मोनेरा के मेंबर से अब धीमे धीमे विकसित होकर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बनी, क्योंकि अब साइनोबैक्टीरिया ने जब ऑक्सीजन रिलीज कर दी थी, रिलीज करने के बाद ऑक्सीकारक वातावरण हुआ तो उससे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। यूकैरियोट्स में जो ग्रुप बने डायनोफ्लैजिलेट्स बने। और जो अभी हमने दो ग्रुप और पढ़ के आए, लेकिन उसके बाद जो और डेवलप हुए ऑर्गेनिज्म वो बने अवपंख फफूंद। अवपंख फफूंद यानी स्लाइम मोल्ड्स के बनते समय क्या हुआ कि इनमें कुछ लक्षण तो प्रोटिस्ट के रहे और कुछ लक्षण अब इसमें फंजाई की तरफ बन गए, फंजाई जैसे लक्षण बन गए, जिससे क्या हुआ कि आगे जाकर इनमें और इवोल्यूशन हुआ होगा। और इन और इवोल्यूशन होने से अब कोशिकीय ये जो स्लाइम मोल्ड्स है इनमें जो फंगस के लक्षण थे और ज्यादा विकसित हो गए होंगे और ये कवकों की तरफ और विकसित हुए और आगे जाकर इन्होंने कवकों का निर्माण कर लिया। तो एक बार और हम पढ़ते हैं कि अवपंख फफूंद क्यों होते हैं, इनको स्लाइम मोल्ड्स क्यों होते हैं, क्योंकि कायिक अवस्था के दौरान चिपचिपा मांस बनाते हैं और इसीलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ये उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट हैं। इनको फॉल्स फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे लक्षण फंजाई के पाए जाते हैं। पहले इनको फंजाई के अंदर पढ़ते थे, लेकिन अब इनको एक प्रोटिस्टा की क्लास के अंदर रखते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोल देते हैं कभी कभी। जंतु और कवक दोनों के लक्षण होते हैं। जंतु समान लक्षण क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, सेल वॉल नहीं होती। संरचना अमीबा के समान होती है, कभी कभी पोषण जंतु सम हो जाता है इनमें। इनमें जनन कवकों के समान लक्षण क्या है, जनन के समय सेल वॉल का निर्माण होता है, जनन के समय बीजाणुधानी बन जाती है और पोषण इनमें सामान्यतः मृतजीवी या अवशोषणी होता है। दो प्रकार के होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, अकोशिकीय और कोशिकीय। अकोशिकीय में शरीर जो होता है, बॉडी जो होती है, इनकी भित्ति रही बहुकेंद्रीय जीव द्रव पिंड के रूप में पाया जाती है जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है इसमें। जंतुओं के समान इंजेक्शन होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र जो होता है डिप्लॉइडिक टाइप का होता है, जिसमें मियोसिस होती है, युग्मकों के निर्माण के समय होती है। इनमें ऐसी बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। इनमें शरीर में जो अनेक छोटी छोटी अमीबा समान सेल्स होती हैं उनका एक पुंज होता है। इनमें सेल्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, केवल न्यूक्लियस मास में जुड़ी हुई होती है, साथ साथ रहती है, लेकिन फ्यूज नहीं रहती, जुड़ी हुई नहीं होती, अलग रहती है। अगुणित केंद्रक पाया जाता है। जीवन चक्र जो होता है हैप्लॉइडिक टाइप का होता है, जिसमें जो
मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन वो युग्मनज में होता है। इनमें संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होता है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होते हैं। स्लाइम मोड्स में अलैंगिक जनन बीजाणुधानी बनने से बीजाणुओं के द्वारा होता है। दो प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, कौन सी? डिप्लॉयड कोशिकीय स्लाइम मोड्स में और हैप्लॉयडिक जो कोशिकीय स्लाइम मोड्स में होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।